एक्सपेंडिचर क्या होते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंसेस क्या होते हैं। कुछ वर्ड को बिल्कुल सिंपल से वे में खत्म करते हैं, फिर कुछ एमसीक्यू की प्रैक्टिस देखते हैं एक बार। अपने पास एक 11th क्लास में अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए थे, जिसमें अपने बनाया था एक तो ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट और एक अपने बनाई थी अपनी बैलेंस शीट। ट्रेडिंग और पी एंड एल अकाउंट बनाने के पीछे सीधा सा एक उद्देश्य था हमारा कि हमारे को पता चले कि हम कितना इस करंट ईयर में प्रॉफिट कमा रहे हैं या लॉस कमा रहे हैं। नाम क्या लिया मैंने, करंट ईयर में। लेकिन बैलेंस शीट में करंट ईयर का कुछ नहीं देख रहे थे, अपनी देख रहे थे कि सर हमारी आज की इकोनॉमी की पोजीशन क्या चल रही है, हमारे बिजनेस की आर्थिक स्थिति कैसी चल रही है। तो मतलब बैलेंस शीट में जो आइटम आते हैं वो केवल विद इन 1 ईयर वाले तो नहीं हो सकते, लेकिन ट्रेडिंग और पी एंड एल में मान लो आपने इस साल में 10 लाख रुपए की परचेज की है, तो ट्रेडिंग में कितना आएगा, 10 लाख रुपए आएगा। आपने अगर इस साल 1 लाख रुपए का रेंट पेमेंट किया है तो ट्रेडिंग में कितना आएगा, तो आपके पी एंड एल में कितना आएगा, 1 लाख ही आएगा। लेकिन बैलेंस शीट में बात करें तो आपने एक लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी जिसकी लाइफ 20 साल तक की है, जिसकी लाइफ कितनी है, 20 ईयर्स की। तो लैंड एंड बिल्डिंग 20 साल तक आपकी बैलेंस शीट में रहेगी। फिक्स असेट जो भी है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर वगैरह सब रहेंगे। डेटर्स जो कि होते तो शॉर्ट टर्म के लिए हैं, लेकिन मान लीजिए मैंने किसी राम नाम के पर्सन को कुछ माल बेचा, राम ने कहा मैं पेमेंट कर दूंगा, लेकिन उससे पहले 31 मार्च आ गई, तो राम से हम पैसे मांगते हैं, तो हमने उसको अपना क्या बना लिया, डेटर्स बना लिया कि वो मुझे पैसा देगा, और मेरी वो क्या बन गई, असेट्स बन गई। तो मतलब ट्रेडिंग और पीएनएल के पीछे तो सीधा सा एक उद्देश्य था हमारा कि हम प्रॉफिट और लॉस निकालना चाहते थे। लेकिन बैलेंस शीट के पीछे हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि हम देखते हैं कि हमारी बिजनेस की इकोनॉमी की पोजीशन कैसी चल रही है। इससे रिलेटेड मैंने आपको 2 बातें सिखाई थी कल की क्लास में कि हमारे को ये पता होना चाहिए कि रेवेन्यू एक्सपेंसेस क्या होते हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंसेस जो कि रिलेटेड होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। अब सिंपल से बढ़ के क्लियर करूंगा मैं। रेवेन्यू एक्सपेंसेस रिलेटेड होते हैं, किससे संबंधित होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। और जहां भी मैं प्रॉफिट और लॉस बोलूंगा ना, तो ट्रेडिंग और पीएनएल दोनों को कंसीडर करना है अपन को। फाइनेंशियल अपन बात करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो रेवेन्यू स्टेटमेंट ट्रेडिंग और पीएनएल है, और बैलेंस शीट हमारा एक जिसको अपन बोलते हैं कि सर हमारी इकोनॉमिक पोजीशन को बताएगा। तो रेवेन्यू स्टेटमेंट में, या जिसको अपन ने सीधा सा कहा ट्रेडिंग और पीएनएल में, जो एक्सपेंसेस बुक किए जाते हैं वो एक्सपेंसेस किस नेचर के होते हैं, रेवेन्यू नेचर के होते हैं। तो फिर सर कैपिटल एक्सपेंडिचर कहां लिखे जाएंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर लिखे जाते हैं आपकी बैलेंस शीट में। किसमें लिखे जाते हैं, बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट में भी हमारे पास 2 साइड थी, बैलेंस शीट में भी हमारे पास क्या थी, 2 साइड थी। एक को तो हमने क्या बोला था, असेट्स, और एक को हमने क्या बोला था, लायबिलिटीज। तो अगर मैं सिंपल से मैं करूं कि सर कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है आपने, आपने क्या किया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, तो पैसा हमने लगाया है ना, या किसी और से हमने पैसा लिया है क्या, नहीं सर हमने पैसा लगाया है। तो असेट्स बननी चाहिए कि लायबिलिटीज बननी चाहिए, 100% अपनी असेट्स बननी चाहिए, क्योंकि मैंने पैसा इन्वेस्टमेंट किया है। तो मान लो अपने कहा कि सर मैं किसी को रेंट का पेमेंट करूंगा, तो पीएनएल का आइटम है ना, वे चीजें बोलो सर वो रेवेन्यू एक्सपेंसेज है, वो क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंसेज है। मैंने कहा मैंने एक मशीन खरीदी, आप बोलो सर 100% आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि मशीन कहां दिखाओगे, बैलेंस शीट। लिंक अपन कई बिठा लेंगे आपस में, जो एक याद रहेगा ठीक है, नहीं तो दूसरा याद रहेगा अपन को। तो जो पीएनएल में एक्सपेंसेस बुक किए जाएंगे वो रेवेन्यू टाइप के, और जो बैलेंस शीट में आते हैं वो किस टाइप के, कैपिटल टाइप के। आपको पूछे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कहां शो किए जाते हैं, पीएनएल में कि बैलेंस शीट में, तो अपना आंसर क्या होगा, बैलेंस शीट में। तो अगर आपने एक मशीन खरीदी है तो बैलेंस शीट में आएगी, लेकिन अगर आपने रेंट का पेमेंट किया है तो वो कहां आएगा, पीएनएल में आएगा। आप ही के एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन पुट कर रहा हूं मैं आपके सामने, आप ही आंसर देना सोच समझ के। मैंने कहा कि अगर रेवेन्यू एक्सपेंसेज की जब एंट्री की जाती है तो डेबिट किसको किया जाएगा, अभी क्वेश्चन सुनना पूरा। और अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर एंट्री की जाती है तो डेबिट किसे किया जाएगा। तो अब मैं आपको सिंपल सा पूछता हूं, ऑप्शन देता हूं मैं आपको, कि मैंने आपको कहा कि जब मैं रेवेन्यू एक्सपेंसेस की एंट्री पास कर रहा हूं तो डेबिट किसे किया जाएगा। ऑप्शन 1 था हमारे पास कि रिलेटेड एक्सपेंसेस को, संबंधित खर्चे को, संबंधित खर्चे को। एक तो मैंने ये बोला कि रिलेटेड एक्सपेंसेस को डेबिट किया जाएगा, या मैंने कहा कि नहीं ये आपकी रिलेटेड असेट्स को डेबिट किया जाएगा, असेट्स को डेबिट किया जाएगा। और तो मैं कुछ भी 2 मन से लिखूं, मेरे को तो इन 2 में आपको कंसीडर करवाना है, मेरे को इस 2 में आपको कंसीडर करवाना है। अब सिंपल सी बात बताना, अगर मैं रेवेन्यू एक्सपेंसेस की एंट्री करने जा रहा हूं
तो मैं एनटी क्या पास करते हो आप 11th क्लास में, जैसे मैंने कहा रेंट का पेमेंट करना है, तो आप एनटी क्या करते थे, रेंट पेड अकाउंट डेबिट टू केस या बैंक। तो आपने डेबिट क्यों किया था, उस रेंट को। मैंने कहा सैलरी का पेमेंट करो, तो आपने क्या एंट्री की, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो किसको डेबिट किया था, सैलरी को। मैंने कहा वेजेस का पेमेंट करो, आपने क्या एंट्री की थी, वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की एंट्री पास की जाती है तो रिलेटेड एक्सपेंसेस भी क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। लेकिन अब मुझे बताओ, अगर मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की एंट्री पास करता हूं, मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की एंट्री पास करता हूं, तो क्या रिलेटेड एक्सपेंसेस डेबिट होगा कि वो असेट्स डेबिट होगी, वो असेट्स डेबिट होगी। अगर मैं आपको कहता हूं मशीन खरीदने की एंट्री पास करो, आप एंट्री क्या पास करते थे, मशीन अकाउंट डेबिट टू केस या बैंक। तो डेबिट किसको किया आपने, मशीन को किया, किसको किया, असेट्स को किया। तो ध्यान रखना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डेबिट किया जाता है एक्सपेंसेस को, रेवेन्यू एक्सपेंसेस में डेबिट किसको किया जाता है, एक्सपेंसेस को। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर में डेबिट किया जाता है आपकी असेट्स को। अब आपसे एग्जाम में आता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर पीएनएल का आइटम है कि बैलेंस शीट का आइटम है, तो आंसर क्या होगा अपना, बैलेंस शीट का आइटम होगा। रेवेन्यू एक्सपेंसिव पीएनएल का आइटम है कि बैलेंस शीट का, 100% आपके पीएनएल का आइटम। क्लियर मेरी बात यहां तक। चलो सर, एक आपकी तरफ से रिप्लाई चाहता हूं, आप बताना मुझे कैपिटल एक्सपेंडिचर के बेनिफिट शॉर्ट टर्म के लॉन्ग टर्म के। कैपिटल एक्सपेंडिचर जब किया जाता है तो उसके जो बेनिफिट होते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए, अल्पकालीन कि दीर्घकालीन। ये तो अब कंसेप्ट धीरे धीरे क्लियर होंगे तो सब चीजें क्लियर होगी हमारे पास। 100% लॉन्ग टर्म सर। और लॉन्ग टर्म हमने कैसे कैसे इंटरप्रिटेशन निकालोगे सर, अभी बता देंगे। फिक्स एसेट्स की लाइफ लॉन्ग टर्म होती है, तो हमको पता है कि फिक्स एसेट्स पे जब खर्चा किया जाता है तो कैपिटल नेचर का होता है। दूसरी बात, जब रेंट का पेमेंट किया जाता है, मान लो मैं इसी बिल्डिंग की बात करूं एक बार, ये बिल्डिंग मैंने किराए पे ली, इसके ओनर से मैंने बात की भाई किराया कितना, उसने कहा 20,000 रुपए पर मंथ, उसने कहा 20,000 रुपए पर मंथ। मैंने कहा ठीक है, मैं अप्रैल मई जून मार्च तक पेमेंट करूंगा और वो पूरे 12 महीने का खर्चा क्या मैं पेरोल में बुक कर लूंगा क्या, हाँ सर। जो बेनिफिट थे वो यही खत्म हो सकता है 1 अप्रैल को मुझसे खाली करवा ले। लेकिन अगर मैंने एक मशीन खरीदी है जिसकी लाइफ 10 साल है, जिसकी लाइफ कितनी है 10 साल, तो बताओ उसके बेनिफिट भी मेरे को कब तक मिलेंगे, 10 साल तक मिलेंगे। मैं एक मशीन लेकर आ गया जो मेरे लिए मार्कर बनाती है, मार्कर मेरा गुड्स है, मार्कर बनाता हूं बेचता हूं, इसको बनाने के लिए मैंने एक मशीन खरीदी, तो 100% वो मशीन मेरा क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और वो मशीन कम से कम 10 साल चलेगी, कम से कम 5 साल चलेगी। और अपनी कॉमर्स की भाषा में लॉन्ग टर्म किसको बोलते हो, जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा, जिसकी लाइफ 1 साल से कम होगी या 1 साल तक ही होगी उसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म। तो अगर कहीं आता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए, तो आंसर क्या होगा, लॉन्ग टर्म के लिए। क्लियर है मेरी बात सर। फिक्स असेट्स के ऊपर बात करनी थी मेरे को मेनली। कैपिटल एक्सपेंडिचर में जब आपने कहा सर ये बैलेंस शीट में आता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर किसमें आता है, बैलेंस शीट में, तो आपने कहा बैलेंस शीट की 2 साइड होती है सर, असेट्स और लायबिलिटीज। तो फिर ये कहां आएगा, हमने इंटरप्रिटेशन निकाल लिया सीधा सीधा कि हम पैसे खर्च कर रहे हैं भाई, तो ये हमारी असेट्स होगी। तो कहीं क्वेश्चन आता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर केवल और केवल असेट्स में ही बुक किए जाते हैं क्या, तो आपका आंसर होगा यस सर, वो असेट्स में ही बुक किए जाते हैं। वो लायबिलिटी में क्यों बुक होंगे भाई, मेरा खर्चा है, मैंने खर्च कर दी है तो मेरी संपत्ति है वो, तो वो कहां आएगी, मेरी असेट साइड में आएगी। ये क्लियर है। अब सर आपकी असेट साइड में आपके पास 2 तरह की फिक्स असेट्स है। एक फिक्स असेट्स वो है जो टेंजिबल है और एक फिक्स असेट्स है जो क्या है, इनटेंजिबल है। जानते हैं अपन को इनको, टेंजिबल मतलब जो दिखाई देती है, इंटेंजिबल जो दिखाई नहीं देती है। तो इन दोनों के ऊपर जो खर्चा किया जाता है, इन दोनों के ऊपर जो एक्सपेंसेस किया जाता है वो किस नेचर का होता है, कैपिटल नेचर का होता है। किस नेचर का होता है, कैपिटल नेचर का होता है। तो मुझे अब बताना सोच के, अपन एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मैंने कहा भैया बिजनेस के लिए 100% अपन को एक बिल्डिंग तो चाहिए। क्या चाहिए, अपन को एक बिल्डिंग चाहिए। आप बताओ मुझे सोच के, क्या बिल्डिंग, क्या आप खुद कंस्ट्रक्शन करवा सकते हो ना, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन आप खुद करवा सकते हो। बिल्डिंग बनी बनाई आप खरीद सकते हो, बिल्डिंग बनी बनाई, कोई नई बिल्डिंग बन रही थी, आप गए, अंडर कंस्ट्रक्शन में थी, आपने कहा कब तक रेडी हो जाएगी, उसने कहा 2 महीने बाद रेडी हो जाएगी। मैंने कहा 2 महीने रेडी होते मेरे के ऊपर कॉल कर देना। जैसे 2 महीने में रेडी हुई उसका कॉल आया, हम गए, मैंने कहा कितने की, 50 लाख, मैंने दिए, बिल्डिंग मेरी। मतलब जो टेंजिबल असेट्स है वो या तो मैं क्या कर सकता हूं, बनी बनाई परचेज कर सकता हूं, जिसको मैं बोलता हूं न्यू, उसको मैं क्या बोलता हूं, मैं नई बनी बनाई खरीद सकता हूं। बनी बनाई दिखी मेरे को पसंद आ गई, मैंने खरीदा उसको। या हो सकता है सर मैं
पर नहीं, खुद नहीं खरीदूं, बल्कि मैं खुद ही क्या करवाऊं, उसका कंस्ट्रक्शन करवाऊं, मैं निर्माण करवाऊं उसका, मैं क्या करवाऊं, उसका खुद निर्माण करवाऊं। तीसरी कि हो सकता है सर हम थोड़ी सी एक रीसेल वाली प्रॉपर्टी खरीद ले, जिसको हम बोलते हैं ओल्ड, क्या बोलते हैं ओल्ड, जो पुरानी है। जैसे मान लीजिए मेरे को ये मार्कर बनाना था, या तो इसकी नई मशीन खरीदता मैं, या इसकी मशीन की मैन्युफैक्चरिंग हो सकती थी मुझसे तो मैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर सकता था, या एक मशीन मेरे को पुरानी बाजार में मिल गई तो मैं उसको खरीद के लेके आ गया। जैसे मैंने कार में बोलते हैं मैंने ओल्ड कार खरीदी, वैसे ओल्ड बिल्डिंग भी खरीद सकते हो आप, जो 5 साल पहले किसी ने 5 साल तक किसी ने यूज की है और अब आपने इसको क्या किया, खरीद लिया। बात पे ध्यान देना एक बार सर, या तो आप नई परचेज कर सकते हो, या आप उसका क्या करवा सकते हो, कंस्ट्रक्शन करवा सकते हो, या हो सकता है आप क्या खरीद लो, एक ओल्ड मशीन या ओल्ड बिल्डिंग खरीद लो। तो कुल मिलाकर चाहे मैं खरीदूं, चाहे मैं बनाऊं, या चाहे मैं पुरानी खरीदूं, इनपे किया गया एक्सपेंसेज 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होता है। क्लियर है सर? आप जब बड़ी बनाई खरीदने जाते हो तो आपको उसने सीधा सीधा कहा कि 50 लाख रुपए, बड़ी बनाई बिल्डिंग आपको दिखाई दी, आपने कहा ये तो लो 50 लाख रुपए, रजिस्ट्री कितने की होगी, उसने कहा 2 लाख रुपए की, आपने 2 लाख रजिस्ट्री के दिए, पर अब आप उसके ओनर और चाबी आपके हाथ में, लेकिन आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया 52 लाख का। क्लियर था? आप अगर ओल्ड खरीदने गए, उसने सेम आपको ये कहा कि साहब ये ओल्ड है, 40 लाख का है, रजिस्ट्री का खर्चा आपका लगेगा, टोटल आपके 42 लाख का पड़ेगा, तो 42 लाख मेरी कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। लेकिन अगर मैं खुद बनाता हूं तो ध्यान रखना, जब तक ये रेडी टू यूज नहीं हो जाए, रेडी टू पुट टू यूज, जब तक ये यूज नहीं आने लायक हो, तब तक का किया गया सारा खर्चा, चाहे वो छोटी अमाउंट का हो, चाहे वो बड़ी अमाउंट का हो, वो 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। वो क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। दूसरा, अगर इसी कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर अगर कोई सहायक खर्चे लग गए जो कि इसको बनाने के लिए कंपलसरी थे, नेसेसरी थे, उस पर किया गया खर्चा भी कैपिटल एक्सपेंडिचर ही माना जाएगा। इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन जो मैंने कल कहा था झोपड़ी वाला, वो आया था कि अगर मैं एक 5 स्टार होटल बना रहा हूं या 3 स्टार होटल बना रहा हूं या कोई हॉस्पिटल बना रहा हूं और उसके पास में टेम्पररी झुग्गी झोपड़ियां बनाई अपन ने जहां वर्कर रहेंगे हमारे, और जब वो होटल हमारी तैयार हो जाएगी उनको हमने तोड़ के अलग कर दिया, जिसमें 10 लाख का खर्चा हुआ, तो क्या 10 लाख का खर्चा रेवेन्यू नेचर का होगा कि कैपिटल नेचर का होगा? तो ये 10 लाख का खर्चा किया क्यों गया? उस बिल्डिंग को बनाने की। अगर ये नहीं होता तो वो बनती भी नहीं। 100% ये क्या आएगा, हमारा कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट आएगी, और इसी को हम किस में लेंगे, हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर में लेंगे। क्लियर कर लोगे मेरी बात को? हाँ सर अगर इसके ऊपर मैंने कहा कि मैंने जब इसको बना रहा हूं, मैं इसको बना रहा हूं, तो इससे रिलेटेड कोई भी वेजेस का खर्चा लग गया, मजदूर आया, उसने कहा इसको बनाने का खर्चा, मैंने कहा, उसने कहा मैं तो दिन के 500 रुपए लूंगा। एक वर्कर ऐसा आया जो केवल मेरे कुछ घंटे ही काम करा मेरे यहाँ, मेरे को नहीं जमा उसका काम, मैंने कहा भैया आप जा सकते हो। उसने कहा साहब मैं 2 घंटे काम कर लिया, मुझे 200 रुपए तो देने पड़ेंगे मेरे। मैंने कहा बिल्कुल ये आपके खर्चा है, मैंने 200 रुपए उसको उठा के दे दिए, जबकि मेरे वेजेस के ऊपर तो पूरी बिल्डिंग बनाने में 10 लाख रुपए खर्च हुए। क्या वो 200 रुपए भी काउंट करूंगा क्या मैं? 100% करूंगा। तो रेडी टू पुट यूज तक का तो चाहे कितने रुपए का भी खर्चा हो, वो 100% क्या होगा, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। क्लियर है मेरी? या उससे सहायक कोई भी खर्चे किए गए थे, जैसे मैंने कल कहा था आपको ट्रेवलिंग खर्चा किया आपने क्या किया, ट्रेवलिंग का खर्चा किया, वो भी किसमें आएगा? 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर में। आपने किसी वकील को पैसा दिया, किसमें आएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। आपने उसको उठा के आपकी फैक्ट्री तक लेके गाड़ी भाड़ा चुकाया, वो भी क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना कि जब भी रेडी टू पुट टू यूज तक के खर्चे किए जाते हैं, वो 100% इसके अंदर आते हैं, आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर में आते हैं। अब बात ये होती है सर यहां से स्टार्ट किया था मैंने और यहां तक आते आते रेडी टू पुट हो गया, तो यहां तक के जो भी एक्सपेंसेस हुए, क्या उसकी क्वांटिटी या उसमें कुछ भी चेक करने की जरूरत है क्या? कुछ नहीं चेक करना। रेडी टू पुट यहां हुआ है ना सर, यहां हुआ है, इससे पहले के सारे खर्चे 100% विदाउट एनी लिमिट, कोई टाइम कोई आपको नहीं देखना कि अमाउंट विदाउट एनी अमाउंट कि सर 100 का है कि 500 का है 10 लाख का है, 100% क्या है आपके लिए, आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब जो इंपॉर्टेंट कि सर इसके बाद के जो खर्चे वो, अब उसके बाद के जो खर्चे हैं उसके लिए क्या है, क्या वो सारे रेवेन्यू? क्या आंसर होगा नहीं सर, उसमें कुछ तो रेवेन्यू है और कुछ क्या है, कैपिटल है। तो पहचानेंगे कैसे? कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए आपको 2 चीजें फॉलो करनी पड़ेगी।
अगर आपने इस मशीन के ऊपर या इस बिल्डिंग के ऊपर ऐसा खर्चा किया है जिससे इसकी इकोनॉमिक लाइफ बढ़ गई, जिसकी क्या होगी, इसकी इकोनॉमिक लाइफ बढ़ गई, वो 100% क्या होगा, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। दूसरी, अगर ऐसा खर्चा किया जाता है जिससे इसकी कैपेसिटी बढ़ गई हो, इसकी क्षमता बढ़ गई हो, तो भी ये क्या कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। क्लियर है मेरी बात? अब ध्यान से सुनोगे मेरी बात को। अगर मैं आपको ये कहता हूं कि सर मैंने यहां तक का जो भी वेजेस का पेमेंट किया वो 100% क्या था, कैपिटल नेचर का। इसके बाद भी सर मैंने एक वर्कर को बुलाया और मैंने वर्कर को बुला के क्या कहा, सुनना। मैंने कहा यार ये जो दीवार का कलर है ना, ये थोड़ा सा कम अच्छा लग रहा है, ये ब्लू नहीं होना चाहिए था, इसको थोड़ा सा चेंज कर दो ना। उसने कहा चेंज करने की क्या दिक्कत है? मैंने कहा चेंज कर दो, इससे इसकी ना तो कैपेसिटी बढ़ी ना इसकी लाइफ बढ़ी, तो कलर तो वैसे भी हो रखा था, मैंने बस कलर थोड़ा चेंज करवा लिया। ये 100% क्या होगा, रेवेन्यू, ये 100% क्या होगा, रेवेन्यू। लेकिन अगर मैंने इसको कहा कि यार ऐसे कर, एक कमरा ऊपर और बना दे, एक कमरा, एक शोरूम था मेरा, मैंने कहा एक शोरूम और बना दे ऊपर, उसके ऊपर का जो भी खर्चा लगा 100% क्या होगा आपका, कैपिटल एक्सपेंडिचर। या ये मशीन की, ये बिल्डिंग की लाइफ मुझे लगा था कि 20 साल चलेगी और लगभग आज 18 साल पूरे हो गए और मुझे लग भी गया कि ये जो बिल्डिंग है ये कितने साल और चलेगी, 2 साल, बहुत ज्यादा जर्जर टाइप की होगी। मैंने किसी कंस्ट्रक्शन वाले को बुलाया और मैंने कहा यार इस बिल्डिंग को रिपेयर मेंटेनेंस कर, बहुत बढ़िया। उसने कहा रिपेयर मेंटेनेंस कर देता हूं। उसने रिपेयर मेंटेनेंस किया, ध्यान से सुनना, और ये केवल जो अगले 2 साल थी वहां तक ही चलेगी, तो ये क्या हो गया, रेवेन्यू नेचर का। लेकिन उसने कहा कि रिपेयर मेंटेनेंस ऐसा कर देते हैं कि 2 साल नहीं, अब 5 साल चलेगी। कितने साल चलेगी, 5 साल चलेगी। तो अब ये खर्चा कौन सा हो गया, कैपिटल नेचर का। आप कार खरीद के लाते हो, कार खरीदने देते के सारे खर्चे क्या, कैपिटल नेचर के। अब उसको चलाओगे तो उसमें पेट्रोल भी डलाओगे, उसकी नॉर्मल जो सर्विस करते हो वो भी कराओगे, वो पेट्रोल डलाना, वो सर्विस करवाना, रेवेन्यू नेचर के। लेकिन मान लो कार की लाइफ है, आरटीओ ने कहा कि साहब ये कार, सॉरी आपकी कार की जो कंडीशन है कि 10 साल कार चलती है लगभग, ये कार कितने साल चलती है, 10 साल तक लगभग कार चलती है। आपने क्या किया, उस कार पे 8 साल बाद आपने सोचा यार कार को बेचेंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा, 10 साल की लाइफ तो पूरी होने वाली है। आपने क्या किया, उसमें पूरा उसका इंजन ही चेंज करवा लिया, उसका पूरी इंजन की लाइन चेंज करा दी आपने। अब आपको लगे ये अगले 5 साल और चलेगी, चलती 2 साल, लेकिन अब कितने साल चलेगी, 5 साल। 100% ये क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपने एक ट्रक खरीदा, ध्यान से सुनोगे, एक ट्रक खरीदा। ट्रक आप खरीदने के पीछे का उद्देश्य क्या था आपका, कि सर मैं ट्रक खरीदूंगा तो मैं ट्रक को कभी अगर कोई मेरे पास बुकिंग आ जाएगी तो मैं ट्रक को चालू कर दूंगा। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, ट्रक खरीदने तक के सारे खर्चे किस नेचर के, कैपिटल नेचर के। ट्रक खरीदने तक के सारे खर्चे क्या, कैपिटल नेचर का। अब मैंने क्या किया, एक ड्राइवर को अपॉइंट किया और मैंने ड्राइवर को ये कहा कि ड्राइवर साहब जब भी बुकिंग आ जाएगी आपको जाना पड़ेगा, जब भी बुकिंग आ जाएगी आपको क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। उस दिन के मैं आपको 2000 रुपए दे दूंगा, उस दिन क्या आपको दे दूंगा, 2000 रुपए दे दूंगा, और जो पेट्रोल लगेगा अब उसका पेट्रोल का पैसा मुझसे अलग से ले लेना। ठीक सही, हाँ सर, ठीक है। तो मैंने क्या कहा उसको कि ट्रक ड्राइवर को कि जब भी मेरे पास बुकिंग आ जाएगी मैं आपको कॉल कर दूंगा, आप ऐसे करना, एक बार ट्रक लेकर जाने के जो भी आपके बनते हैं 2000 में बनते हैं, मैं 2000 आपको दे दूंगा, और जितनी दूरी चलेगी उसका पेट्रोल मुझे बता देना, मैं आपको वो भी दे दूंगा। ट्रक ड्राइवर को ओके। अब सुनना, एक दिन मेरे पास बुकिंग आई, मैं ट्रक ड्राइवर को बुलाया, मैंने उसको कितने रुपए दिए, 2000 रुपए दिए, और उसने 5000 का पेट्रोल भी लगाया। उसने मुझे आके कहा कि मुझे 2000 रुपए तो मेरे दे दो और 5000 रुपए का मेरा जो पेट्रोल, अपना पेट्रोल लग गया वो दे दो, मैंने जेब से दिया था। ये मैंने 7000 का जो पेमेंट किया, ये 100% रेवेन्यू नेचर का, क्योंकि इससे मेरा ट्रक चलेगा जरूर, 100% ट्रक चला। ये मेरा उद्देश्य क्या था, अब मेरा ट्रक मेरा क्या बन गया, इस ट्रक में जो सामान आएगा जाएगा आएगा जाएगा, ये तो मेरा बिजनेस है। इस ट्रक को एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये तो मेरा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस हो गया। तो ये तो जितना चलेगा मेरे लिए कमाएगा, ये जितना चलेगा मेरे लिए कमाएगा। तो इसको चलाने के लिए अब जो खर्चे किए जा रहे हैं वो तो 100% रेवेन्यू नेचर के। अब जो ट्रक ड्राइवर की में जो इसकी जो मजदूरी बनती है, ट्रक ड्राइवर की जो उसकी पेमेंट बनता है, या जो चलने से इसकी रेवेन्यू हुई, वो 100% मेरी क्या हो, चलने से जो खर्चा हुआ 100% क्या हुआ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब मेरी बात को यूं सुनना,
जब भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया जाता है ना, उसके पीछे का उद्देश्य होता है रेवेन्यू इनकम होना। जब भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया जाता है ना, उससे उसी टाइम आपको क्या मिलती है? इनकम मिलती है। अब इस बात को प्रूफ करके देखते हैं। मैंने क्या किया, ये बिल्डिंग किराए पे ली और मैंने कहा यार इस बिल्डिंग में अपन बच्चों को पढ़ाएंगे, तो बताओ जब मैं इसका रेंट का पेमेंट कर रहा हूं, इसके पीछे क्या जस्ट रेवेन्यू आएगी क्या मेरे पास? मैं आज इसमें किराए की बिल्डिंग लेता हूं और मैं 20,000 रुपए महीने के किराया लेता हूं, इसमें जैसे बच्चे आएंगे, ये रेंट मैंने इसलिए दिया है ना, तो इससे क्या आएगी मेरे पास? इनकम आएगी। और 100% मैं एक महीने में, चाहे मेरी क्लास में एक बच्चा आएगा, 2 आएंगे, 10 आएंगे, मुझे पता है कि अभी सीजन है, 11 12 के पेपर हो गए, 11 का पेपर हो गया, 12 का बैच बनाना है मुझे, तो मैंने जैसे रेंट पे बिल्डिंग ली, 100% रेवेन्यू आना स्टार्ट हो जाएगी। आप एडवर्टाइजमेंट करते हो, 100% सेल्स आना स्टार्ट हो जाएगी। आज आप भी तो टीवी में एडवर्टाइजमेंट देखते हो, मार्केट में चल जाते हो कि ये प्रोडक्ट आ गया, क्या कंपनी को पता है कि जैसे ही देखा लोगों ने, क्या करेंगे? वो इसकी डिमांड करेंगे। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के पीछे का उद्देश्य क्या होता है? शॉर्ट टर्म ही होता है, वो पीएनएल में आता है और उसके अगेंस्ट 100% इनकम होती है। अब बताओ, ट्रक खरीदा था, वो खर्चा कौन सा था? कैपिटल नेचर का। आपको अभी पता नहीं था ट्रक कितना क्या चलेगा, लेकिन अब जब ट्रक चलेगा और उसमें जो पेट्रोल लगेगा, यार ड्राइवर की जो फीस लगेगी, उसकी अगेंस्ट तो आपके इनकम आ रही है ना, उसके अगेंस्ट तो क्या आ रही है? इनकम आ रही है। आज ट्रक ड्राइवर अगर 5,000 का पेट्रोल लगा के 2,000 खुद के लेगा, तो 100% आपको 10,000 की इनकम होगी। तब आपने 7,000 का पेमेंट किया होगा। आपको जब ट्रक की बुकिंग आई, कहा साहब जयपुर से दिल्ली जाना है, आपने कहा साहब 10,000 रुपए लगेंगे, सामान ले जाएंगे, सामान रख दो हमारे यहाँ, तो हमारा ड्राइवर चल जाएगा, आपका सामान दिल्ली में उतार के आ जाएगा। हमको पता लग गया 5,000 का पेट्रोल लगेगा, 2,000 ड्राइवर की जो भी फीस है वो लगेगी, 7,000, 3,000 अपनी जेब में बच जाएंगे। तो मेरे को पता था ना रेवेन्यू 3 होने वाली है ना, तभी तो मैंने क्या किया, ये एक्सपेंसेस किया। तो एक्सपेंसेस कौन सा होता है? रेवेन्यू नेचर का। कौन सा होता है? रेवेन्यू नेचर का। तो ट्रक चल रहा था, ट्रक को मैंने देखा इस ट्रक की कैपेसिटी कितनी है, तो ट्रक की कैपेसिटी थी कि ट्रक है ना 100 टन माल ले जा सकता था। ट्रक क्या करता था? 100 टन माल ले जा सकता था। मैंने किसी इंजीनियर को बोला, उसने इंजीनियर कहा अगर इसमें 5-7 अच्छे टायर की और जगह है, अगर वो अपन इसमें एस्टेब्लिश कर देते हैं, तो ये 100 टन की जगह 120 टन ले जाने लग जाएगा। कितना टन ले जाएगा? 120 टन ले जाएगा। या ये ट्रक अभी लगभग इस ऊंचाई का है, इसी में इतना ही सामान आता है, क्यों ना इसमें एक व्हील को बीच में रोक खड़ी की जाए, इसके ऊपर एक स्पेस और बना दिया जाए, वेल्डिंग करके बना दिया जाएगा। लेकिन अब 100 टन की जगह 150 टन जाना स्टार्ट हो जाएगा। 100 टन की जगह क्या जाएगा? 150। मैंने कहा इसमें खर्चा कितने का आएगा? उसने कहा कम से कम आपके 5 लाख रुपए और खर्च होंगे। लेकिन हाँ, 100 टन कैपेसिटी से बढ़कर कितना हो जाएगा? 150 टन कैपेसिटी। मैंने कहा ठीक है, लगाओ 5 लाख। बताओ रेवेन्यू के कैपिटल, क्योंकि इसकी क्या बढ़ गई? कैपेसिटी बढ़ गई। इसकी क्या बढ़ गई? कैपेसिटी। लेकिन ट्रक ड्राइवर को फीस देने से या ट्रक को अपन लेकर जाने से क्या इसकी क्षमता बढ़ी थी क्या? या अपन कह सब इसकी इकोनॉमिक लाइफ बढ़ी थी क्या? नहीं सर। जब मैंने ट्रक चलाना स्टार्ट किया तो उसके अगेंस्ट रेवेन्यू आना स्टार्ट हो गई थी, लेकिन इससे ट्रक की लाइफ नहीं बढ़ी है, ट्रक की कैपेसिटी नहीं बढ़ी है। तो ऐसे खर्चे जो रेडी टू पुट टू यूज के बाद किए जाते हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट रेवेन्यू जनरेट अगर होती है, तो वो तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस ही होंगे। लेकिन ऐसे एक्सपेंसेस जिनसे मेरे उस फिक्स असेट्स की या तो लाइफ बढ़ जाए या उसकी क्षमता बढ़ जाए, कैपेसिटी, उस पर किया गया खर्चा 100% क्या होता है? कैपिटल नेचर का होता है। तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस के अगेंस्ट रेवेन्यू इनकम होती है ना। हाँ। अब मुझे बताओ, कैपिटल एक्सपेंडिचर जब आपने किया ना, उसके पीछे क्या अपन ये चाहते थे कि सर जो ऑपरेटिंग खर्चे होते हैं ना, जो परिचालन के जो खर्चे होते हैं, जैसे मेरा बिजनेस चलता है, वो थोड़े कम हो जाए, वो थोड़ी क्या हो जाए? कम हो जाए। अब इसको सुनना, ये बिल्डिंग मैंने किराए पे ले रखी है, किराया 20,000 रुपए पर मंथ है। किराया कितना है? 20,000 रुपए पर मंथ। साल के कितने जाएंगे मेरे पास? 2,40,000। लेकिन बच्चे आएंगे, इनकम आएगी मेरे पास, तो मैंने कहा रेवेन्यू एक्सपेंसेस है, रेंट और इनके अगेंस्ट मेरे पास क्या आ जाएगी? ट्यूशन फीस आ जाएगी, तो इनकम हो जाएगी रेवेन्यू एक्सपेंसेस। मैंने ये सोचा कि सर क्यों ना ये बिल्डिंग खरीद ली जाए, क्यों ना ये बिल्डिंग क्या करिए? खरीद जाए। अपन को लाइफ टाइम ये काम करना है, अपन ये बिल्डिंग को खरीद लेते हैं। खरीदते क्या 20,000 रुपए का रेंट बचना स्टार्ट हो जाएगा क्या? क्या बिल्डिंग खरीदते ही मेरा 20,000 का जो रेंट था वो बंद हो जाएगा क्या? 100% वो बंद हो जाएगा। अभी ये मुझसे क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी का पैसा लेते हैं कि सब 10 रुपए 20 रुपए जो भी इलेक्ट्रिसिटी का पैसा वो लगेगा, जबकि मुझे पता है कि इलेक्ट्रिसिटी का 10 रुपए नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी 7-8 रुपए ही है, मुझे तो 10 रुपए देने पड़ेंगे। जब इन्होंने कहा कि 10 रुपए में देना पड़ेगा, लेकिन अगर ये बिल्डिंग में खरीद लेता हूं
तो क्या बताओ, इलेक्ट्रिसिटी मेरे जो 7 रुपए या 6 रुपए आती है वही लगेगी मेरे चार्जेस, और क्या वो मेरा 20,000 का खर्चा बच जाएगा क्या? तो फिक्स असेस या कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के पीछे उद्देश्य क्या होता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कम करना। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के पीछे उद्देश्य क्या होता है? रेवेन्यू इनकम जनरेट करना। क्या होता है? रेवेन्यू इनकम जनरेट करना। ये पॉइंट आपको दिमाग में फिट रखने पड़ेंगे, तभी आपसे एग्जाम के क्वेश्चन सोल्व होंगे भैया। केवल इतनी सी डेफिनेशन पढ़ा दूं मैं आपको कि फिक्स एसेट्स में किया गया खर्चा कैपिटल, बाकी सारे रेवेन्यू, नहीं बनेगा क्वेश्चन हमारे से एग्जाम में। तो ध्यान रखेंगे, फिक्स एसेट कितने टाइप की हो सकती है? 3 टाइप्स की हो सकती है। पहला क्या? मैं क्या कर सकता हूं? नई परचेज कर सकता हूं। मैं क्या कर सकता हूं? कंस्ट्रक्शन करवा सकता हूं। मैं क्या कर सकता हूं? ओल्ड मशीन खरीद सकता हूं या ओल्ड बिल्डिंग खरीद सकता हूं। एग्जाम में जो लाइनों का खेल आता है ना, उसका एक क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको। मैंने कहा गुड्स परचेज किया गया, गुड्स परचेज किया गया, कौन सा खाता डेबिट किया जाएगा? तो आप लोगों के साथ परचेज जो रिलेटेड एक्सपेंस गुड्स खरीदा है तो परचेज खाता, जो परचेज अकाउंट है वो डेबिट किया जाएगा। मैंने कहा कि सर रेवेन्यू एक्सपेंसेस किया, कौन सा खाता डेबिट किया जाएगा? आप लोगों के सब खर्चा जो एक्सपेंस है वो डेबिट किया जाएगा। वेजेस किया तो वेजेस डेबिट हो जाएगा, सैलरी दी तो सैलरी डेबिट हो जाएगा, रेंट दिया तो रेंट डेबिट हो जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर में असेट्स डेबिट होगी ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या डेबिट होगी? असेट्स डेबिट होगी। फिक्स असेट्स अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट, ये होंगे डेबिट। तो अगर मैं आपको कहता हूं कि एक नई मशीन खरीदी, ध्यान से सुनोगे, कौन सा खाता डेबिट किया जाएगा? एक नई मशीन मैंने परचेज की, कौन सा खाता डेबिट किया जाएगा? पहला आया एक्सपेंसेस खाता डेबिट किया जाएगा, दूसरा ऑप्शन है मशीन खाता डेबिट किया जाएगा। क्या बोलोगे? अगर मशीन खरीदी है तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? मशीन अकाउंट। सोच समझ के आंसर देना। मैंने कहा कि मैंने पुरानी मशीन खरीदी, मैंने क्या कहा? मैंने पुरानी मशीन खरीदी, कौन सा खाता डेबिट किया जाएगा? ऑप्शन सुनना। पहला आया एक्सपेंसेस खाता डेबिट किया जाएगा, आपने कहा नहीं सर। मैंने कहा मशीन खाता डेबिट किया जाएगा, सी ऑप्शन दिया पुरानी मशीन खाता डेबिट किया जाएगा। मैंने पुरानी मशीन खरीदी, ऑप्शन क्या दिया मैंने? कौन सा खाता डेबिट किया जाएगा? मैंने कहा एक्सपेंसेस खाता डेबिट किया जाएगा, मशीन खाता डेबिट किया जाएगा, पुरानी मशीन खाता डेबिट किया जाएगा। ऑप्शन या पुरानी मशीन, मशीन होगा या पुरानी मशीन होगा? हमने कहा मैंने पुरानी मशीन खरीदी। पहले बात तो पुराना या नया ऐसा कोई नाम हमारी मशीन में होता नहीं है। अगर आप मशीन खरीद के लाते हो तो वो आपके लिए क्या है? मशीन है, वो आपके लिए तो नहीं है। पुरानी तो किसकी थी? जब किसी ने यूज की। तो आप कह सकते हो मैंने ओल्ड मशीन खरीदी, लेकिन आपके बिजनेस के लिए वो नहीं थी। और पुरानी मशीन नाम का आप 11 से लेकर और आपने एमकॉम तक कर ली। मुझे बताओ कई सिंगल एंट्री की कि आपने ओल्ड मशीन अकाउंट डेबिट टू, आपने नहीं किया, आपने हमेशा क्या की? मशीन अकाउंट डेबिट। और ये क्या, इन बातों को पकड़ लेते हैं, ये आपके एग्जाम में। अब क्या पुरानी मशीन ऊपर लिखा हुआ या पुरानी मशीन ऑप्शन में लिखा हुआ है? हाँ हाँ यही होता होगा। अरे पुरानी मशीन नाम का कोई खाता नहीं होता भाई, मशीन मशीन होती है, चाहे वो नई हो या पुरानी। क्लियर कर लो मेरी बात को। एक दो क्वेश्चन मेरे को पुट करने दो आपके सामने, जिससे थोड़ा सा आपका भी हल्का सा कॉन्फिडेंस बढ़े। या मैं कुछ ये फाइल आपको ऐसे कैसे मैं दूंगा आपको। मैं आपको पूछता हूं कि जो कैपिटल नेचर के खर्चे होते हैं ना, वो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, यस या नो? यस सर। मैंने बोला ये फ्यूचर पीरियड से रिलेटेड होते हैं, हमेशा चलते रहेंगे, वहां से फ्यूचर पीरियड से रिलेटेड है। और फ्यूचर पीरियड का मतलब क्या होता है? मोर देन 1 ईयर। क्या ये बैलेंस शीट का आइटम है कि पी&एल का आइटम है? कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट का आइटम है कि पी&एल का आइटम है? 100% बैलेंस शीट का आइटम। और पूछे बैलेंस शीट में भी असेट्स का आइटम है कि लायबिलिटीज का आइटम? असेट्स का आइटम। अगर मैं आपको ये कहता हूं अगर मैं आपको ये बात पूछूं, ध्यान से सुनना, कि अगर अपन कोई रेवेन्यू एक्सपेंसेस करते हैं तो असेट्स खाता डेबिट किया जाएगा कि एक्सपेंसेस खाता डेबिट किया जाएगा? तो आंसर होगा एक्सपेंसेस खाता डेबिट किया जाएगा। लेकिन जब कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाता है तो असेट्स खाता डेबिट किया जाएगा। क्लियर कर लोगे इसको? एग्जाम की कुछ बातें हैं, मेरे को केवल आपको थोड़ा सा इनके साथ साथ चलना है। फाइल में आपको इसी कैसे दूंगा। एक वही पॉइंट जो मैंने आपके लिए बोला है कि अगर कोई भी ऐसा खर्चा किया जाता है जिसके जो कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, उसके सहायक जो भी खर्चे होते हैं वो भी क्या माने जाते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर माने जाते हैं। और एग्जाम में सेम डिट्टो कट कॉपी क्वेश्चन आया था कि वो एक होटल बनने के पीछे जो झोपड़ियां तैयार की जाती है उनको जब हटा दिया जाता है वो खर्चा किस में माना जाएगा? तो आंसर क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है,
कैपिटल एक्सपेंडिचर के पीछे, कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के पीछे उद्देश्य क्या होता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कम करना। और रेवेन्यू एक्सपेंसेस के पीछे उद्देश्य क्या होता है? रेवेन्यू जनरेट करना। जैसे मैंने कहा ट्रक ड्राइवर को जब आप 2000 रुपए दे रहे हो और जो ट्रक में पेट्रोल डलवा रहे हो, मतलब पेट्रोल डलवाओगे तो रेवेन्यू के कैपिटल रेवेन्यू, क्योंकि जितना ट्रक चलेगा उतनी इनकम आएगी। आप किसी को कहोगे साहब 1 किलोमीटर के 50 रुपए ट्रक के हिसाब चले, 1 किलोमीटर के 25-30 रुपए लगेंगे हमारे, आप 1 किलोमीटर ले जाओगे 30 रुपए का खर्चा आएगा। अब आप तो क्या चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा चले, तो आपको पता है कि मेरे तो 25 रुपए बैठ रहे हैं पेट्रोल के, ये मैंने 30 रुपए बताया है। अभी आप कार बुकिंग करके जाते हो कहीं पे, अपने घर की गाड़ी लेके जाए तो 1000 का पेट्रोल, बुकिंग करके जाते हैं तो 2000 का पेट्रोल, अगला 2000 रुपए लेता है मुझसे। तो उसको बताया ना जितना चलेगा उतनी क्या आएगी? रेवेन्यू आएगी। तो वो रेवेन्यू एक्सपेंसेस करने के पीछे उद्देश्य क्या है? रेवेन्यू इनकम जनरेट करना। एक कैपिटल एक्सपेंसेस करने के पीछे उद्देश्य रेवेन्यू नहीं है, ऑपरेटिंग खर्चों को क्या करना? कम करना। एक कुछ सिंपल सी बात बताओ इससे मिलती जुलती। मान लो अपने एक यूं बात करें, जैसे मैंने ट्रक की बात चालू करी या कई कार की बात करी, आप घर में आप कार खरीदते हो, लेकिन मैं घर वाली बात तो कर नहीं पाऊंगा। बिजनेस पर्पज से आपने एक मोटर व्हीकल खरीदी, आपने मोटर व्हीकल 10 लाख रुपए में खरीदी, कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसको चलाना स्टार्ट किया, पेट्रोल डलाया, पेट्रोल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपको एक दिन कोई शोरूम वाला मिला और वो कहता है आपको क्या पेट्रोल में क्यों चलते हो, अब तो बहुत अच्छे अच्छे आ गया, सीएनजी चालू हो गया आपके पास, या हम इसको ऐसे कन्वर्ट कर देते हैं कि थोड़ा ये इलेक्ट्रॉनिक में आ जाएगा, या इलेक्ट्रॉनिक तो इतना चला नहीं, सीएनजी तो चल गया, सब इसको सीएनजी में कन्वर्ट कर देंगे। तो मैंने कहा सीएनजी में कन्वर्ट करने का क्या लगाओगे? बोला एक सीएनजी का किट लगेगा पूरा, और उसके बाद आरटीओ में जाना पड़ेगा आपको, आरटीओ में इसको सीएनजी फिट करवाने का वो सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा आपको, आपकी आरसी रिन्यूएबल होगी, आरसी में सीएनजी लिखा हुआ आएगा। तो मैंने कहा इससे क्या हो जाएगा? बोला इससे ध्यान रखना, अभी पेट्रोल में आपका खर्चा बैठ रहा है 25 रुपए किलोमीटर, ये लगाते 20 रुपए किलोमीटर आ जाएगा, ये लगाते क्या आ जाएगा? 20 रुपए किलोमीटर आ जाएगा, और मैंने वो खर्चा कर दिया। बताओ इस खर्चे के पीछे उद्देश्य क्या था? मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कम करना। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब पेट्रोल का खर्चा। मेरे पूरे साल ट्रक चलता था, 2 लाख रुपए का पेट्रोल लगता था, 100% रेवेन्यू, 100% रेवेन्यू। लेकिन अब मुझे लगे सीएनजी लगाने से, सीएनजी जो 1.5 लाख की जलेगी, 2 लाख की जलेगी, 1 लाख, वो तो 100% रेवेन्यू। लेकिन जो सीएनजी किट लगवाया था उसमें जो भी खर्चा लगा, चाहे वो आरटी का हो, चाहे सीएनजी का हो, चाहे उसकी मजदूरी हो, वो सारा क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कि उसके पीछे उद्देश्य क्या था? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कम करना। आपके एग्जाम में ये भी पूछना है कि फिक्स असेट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर के पीछे उद्देश्य क्या रेवेन्यू जनरेट करना होता है क्या? नहीं, उसका डायरेक्ट उद्देश्य क्या होता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कम करना। क्लियर है? ये भी ध्यान रखना अपन को। चलो अभी मैंने 2 वर्ड क्लियर किए आपके साथ। मैं रेवेन्यू इनकम और कैपिटल इनकम की बात बाद में करूंगा, पहले मेरे को 1-2 क्वेश्चन चाहिए। पहले एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया, मैं एक बार इंग्लिश में रीड कर रहा हूं। कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोवाइड बेनिफिट फॉर, कैपिटल एक्सपेंडिचर हिंदी में पढ़े तो पूंजीगत वे से लाभ उपलब्ध होते हैं। पहला ऑप्शन था हमारे पास कि शॉर्ट पीरियड के लिए, दूसरा ऑप्शन था लॉन्ग पीरियड के लिए, तीसरा ऑप्शन था वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए, और नन ऑफ द अबव। 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर किसके पीछे किए जाते हैं? लॉन्ग टर्म के पीछे। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था कि जब हम कर सकते थे आराम से कि लॉन्ग टर्म के पीछे किया जाएगा। एक क्वेश्चन आया कि जनरल एंट्री फॉर द वेजेज पेड फॉर ₹2000 फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ द मशीनरी विल बी। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, इसको मैं बात करता हूं। चलो पहले आपसे पूछता हूं, इतनी पढ़ाई हुई नहीं, मैंने इंस्टॉलेशन करवाया, उसका वेजेज मुझे 2000 रुपए देना पड़ा मशीन का, ये 2000 रुपए रेवेन्यू की कैपिटल? कैपिटल क्यों? क्योंकि इस मशीन को भी रेडी टू यूज करवाना है मुझे। मान लो अपन तो एक सिंपल से, अभी आप मशीन खरीद के लाए कि जो ये मार्कर बनाएगी, आप मशीन दिल्ली से लेकर आते हो, आना जाना, उसका खर्चा, उसका जो भी लीगली फीस वगैरह सब कैपिटल, आप लेके भी आ गए मशीन को। अब आपने कहा सर इस मशीन को इंस्टॉल कहां करवाएं? तो आपने कहा सर अपना जो गोदाम है उस गोदाम में इंस्टॉल करवा देते हैं। तो बताओ मशीन को ऐसा तो नहीं मैं लाके रख दूं, अगर छत के ऊपर है तो मुझे पता है कहीं तेज हवा चले या छत के ऊपर थोड़ा प्रेशर आ जाए, तो मैंने एक मजदूर को बुलाया, मैंने कहा यार मजदूर इसके ऊपर ये लोहे की एंगल लगा बढ़िया फर्स्ट क्लास, जैसे ये कहीं हिले विले नहीं, और ये मशीन थोड़ी सुरक्षा के हिसाब से भी रखना जरूरी है, कहीं करंट वरंट नहीं आए तो जमीन से थोड़ा ऊपर रखना है, जैसे तू नीचे क्या करे इसका थोड़ा सा एक ईटे वीटे लगा के बढ़िया काम कर दे। बोला ठीक है मैं कर देता हूँ, 2000 रुपए दे देना आप तो मुझे। मैंने कहा ये लो 2000। ये किसके पीछे का उद्देश्य क्या था मेरा? 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर।
तो ध्यान रखेंगे चीजों का कि जब रेडी टू पुट टू यूज तक के तो जो भी खर्चे हैं वो 100% के आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब मैंने क्या बोला, मैं इतना बोलूं वेजेज पेड, कौन सा खाता डेबिट किया जाएगा? तो आप बोलोगे वेजेज। मैंने कहा वेजेज पेड फॉर मशीन इंस्टॉलेशन। अब कौन सा खाता डेबिट होगा? मशीन खाता डेबिट होगा। कौन सा होगा? मशीन खाता, क्योंकि अब ये एक्सपेंसेस वेजेज के नाम का है ही नहीं, ये खर्चा किसका है? मशीन के नाम का। और यही क्वेश्चन वहां गलती करवाते हैं एग्जाम में। क्या स्टूडेंट के पास आया वेजेज पेड ₹2000, बोलो कौन सा खाता डेबिट करें? 100% बोलो कि वेजेज पेड रेवेन्यू एक्सपेंसेस है। वेजेज, आप वेजेज क्यों देते हो? रेवेन्यू जनरेट करने के लिए ना। ये मार्कर कोई बना के जाएगा तभी तो उसको बेचोगे ना मेरे भाई। लेकिन मैंने कहा वेजेज पेड फॉर मशीन इंस्टॉलेशन। अब इसका उद्देश्य क्या था वेजेज का? मशीन इंस्टॉल करवाना, ना कि रेवेन्यू जनरेट करना। तो मशीन इंस्टॉल करने का जो खर्चा हुआ वो 100% अब क्या माना जाएगा? मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब कौन सा खाता डेबिट होगा? मशीन खाता डेबिट होगा। और एग्जाम में क्या गलती करवाएगा? पहला बोलेगा, मैं ऑप्शन बोलता हूं, डेबिट वेजेज अकाउंट और क्रेडिट केस अकाउंट, डेबिट मशीनरी अकाउंट, क्रेडिट केस अकाउंट, डेबिट मशीन रिपेयर अकाउंट एंड क्रेडिट केस अकाउंट। और बोला उपरोक्त में से कोई भी नहीं या नन ऑफ दीज। तो बताओ जब मैंने मशीन के ऊपर खर्च किए 2000 रुपए का, तो मशीन खाता डेबिट होगा, मशीन अकाउंट डेबिट और केस अकाउंट क्रेडिट। ये ऑप्शन हो गया इसका सीधा सा। तो अगर कहीं आपने ये कर दिया कि सर वेजेज अकाउंट डेबिट, तो फंस जाओगे। और या मैं मशीन का नाम काट देता हूं, अब मैं सीधा से बोलता हूं वेजेज पेड, तो वो ऑप्शन क्या बन जाता? वेजेज अकाउंट डेबिट। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा अपन को क्वेश्चन होता है। ये प्रैक्टिस मैं कराऊंगा आपको, इसकी आप टेंशन मत लेना। बस अभी थोड़ी कुछ चीजें वर्ड जो बता रहा हूं उनको समझो एक बार। मैंने कहा आपको एक क्वेश्चन, अभी बोलना कुछ बोलो। ठीक है। नहीं, मैं आपकी बात समझ गया। मैं, आप ये कहना चाह रहे हो कि साहब बिल्डिंग खरीदी हो ना तो भी रेवेन्यू जनरेट करने तो ऑप्शन है आपके पास। तो मुझे बताओ, बिल्डिंग चलो बनाई आपने, बिल्डिंग नहीं बनाते तो इनकम कैसे कमाते हैं? देखो देखो, समझ गया आपकी बात, मैं आप सुनो। पहले तो एक ही बात बताओ, बिजनेस का मतलब व्यापार, और व्यापार का उद्देश्य प्रॉफिट, व्यापार का उद्देश्य प्रॉफिट। लेकिन मुझे बताओ, अगर मैं अकाउंटेंसी में अगर एक्सपेंसेस को या इनकम को अगर ट्रेडिंग और पी&एल या बैलेंस शीट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करूंगा, तब तो मेरी बैलेंस शीट तो कभी जिंदगी में नहीं बन सकती। मेरी बैलेंस शीट तो जिंदगी में नहीं बन सकती। अगर मैं कहूंगा ऐसा क्यों कर रहे हो सर आप, पुराने जमाने में बात करूं सीधी सी एक बार बात, कहां का पैसा आ रहा है, कहां का पैसा जा रहा है, लिखो ना सीधा सीधा, एक लाइन खींच लेते अपन। कहां का आए? 10,000 आए, 1 लाख आया, 5 लाख आए, 4 लाख आए, गए कहां का? ये खर्चे किए। प्रॉफिट लॉस तो इससे भी निकल जाएगा, प्रॉफिट लॉस तो इससे निकल जाएगा। लेकिन मुझे बताना सोच के क्या ये सही प्रॉफिट लॉस निकलेगा क्या? और मैं इसका सीधा सा तरीका में बताऊं। आपने बिजनेस स्टार्ट किया और आपको पहले मैं तो बिजनेस का नेचर क्या बनाना चाहते हो? आपने कहा सब कैलकुलेटर, मैं कैलकुलेटर बनाऊंगा और बेचूंगा। नेचर ऑफ बिजनेस क्या है? मैं कैलकुलेटर बनाना है, बेचना है, बस बात खत्म। इसके लिए मशीन खरीदनी पड़ेगी ना, इसको बनाने के लिए मशीन खरीदनी पड़ेगी। मशीन मैंने पूछी जाके मशीन कितने की है? किसने कहा साहब मशीन कौन सी चाहिए? मैंने कहा यार देख, अभी तो स्टार्टिंग में कैलकुलेटर मान लो मार्केट में नए नहीं आएंगे, हो सकता है साल में 1000-2000 ही बेच पाए। लेकिन उद्देश्य तो ये है कि एक दिन देखना ऐसा मार्केट कैप्चर करेंगे, लाख कैलकुलेटर बेचेंगे। मेरे को लाख कैलकुलेटर बनाने वाली मशीन बता, मेरे को कितनी बना? लाख कैलकुलेटर बनाने वाली मशीन बता। अभी मैं इस साल में 5000-10,000 ही बनाऊंगा, ये मेरे को लाख कैलकुलेटर बनाने वाली मशीन बताना। उसने बोला ठीक है दे देंगे। मैंने कहा कितने की है? बोला यार इतनी बढ़िया मशीन ले रहे हो ना आप, कम से कम 50 लाख का खर्चा होगा। कितना खर्चा होगा? 50 लाख। मेरा उद्देश्य मेरे को दिख रहा है ना कि मेरे को बिजनेस किसका करना है? कैलकुलेटर। और आपको ये पता ना स्टार्टिंग में आप क्या बताओ, इससे लाख कैलकुलेटर बना के बेच दोगे क्या? नहीं बेचोगे। 50 लाख का आपने काम किया ना, 50 लाख। अब मुझे बताओ, इस साल आपने 10,000 कैलकुलेटर बेच भी दिए,
10,000 कैलकुलेटर आपने मान लो 10,000 कैलकुलेटर, एक कैलकुलेटर में तो अच्छा मान लो 500 का, तो 50 लाख आपको ये इनकम हुई, आपने कमाए 50 लाख। कुछ खर्चा भी लगा होगा इसको बनाने के लिए। मुझे बताना, अगर मैं ये मानूं कि मशीन खरीदी मैंने और थोड़ी और अच्छे मूड करता हूं, मैं मान लो मशीन करता हूं 1 करोड़ की। कितनी मशीन खरीदी मैंने? 1 करोड़ की। और इस समय कैलकुलेटर बनाए, बेची भी, और मैंने 20 लाख रुपए कमाए। कितने कमाए? 20 लाख। अगर आप इसको कैपिटल नहीं मानोगे, अगर आप इसको कैपिटल नहीं मानोगे, तो अब आप सोचो 20 लाख रुपए खर्चा कितना कर दिया? 1 करोड़ का, तब वो 80 लाख का नुकसान हो गया। जबकि 80 लाख का नुकसान थोड़ी हुआ आपको, आपको 20 लाख का फायदा हुआ है। ये खर्चा तो क्या हो गया? कितने साल चलेगा? ये तो मान लो मशीन की लाइफ 20 साल है, तो इसको तो धीरे धीरे 20 साल में राइट ऑफ करना सीखोगे ना। क्या आप इसको इस बार रेवेन्यू मान लोगे? क्या अगर आपने रेवेन्यू मान लिया कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये, तो क्या मान लिया रेवेन्यू, तो इनकम कितनी हुई? 20 लाख। खर्चा कितने का हुआ? 1 करोड़ का। तो लॉस कितने का हुआ? 80 लाख का। जबकि आपको तो रियल में फायदा हुआ है। तो अकाउंटेंसी यही तो समझाना चाहती है हमारे को कि जो पीएनएल बनता है ना, वो करंट ईयर का बनता है। पीएनएल कब का बनता है? करंट ईयर। लेकिन फाइनेंशियल पोजीशन या इकोनॉमिक पोजीशन कौन बताता है? मेरी बैलेंस शीट। अब तो मैं सिंपल सा एग्जांपल बताऊं इसका आपको। क्या हुआ, मैंने जयपुर में बिजनेस स्टार्ट किया। अपन को लगा कि सर मैं आपको ये बोलता हूं आपको सिंपल सा, मैंने अपना पीएनएल बनाया और मेरे पीएनएल में मुझे मात्र 1 लाख का नेट प्रॉफिट हुआ। मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ? 1 लाख रुपए का। और जब मैंने मेरी बैलेंस शीट को चेक किया ना, तो मेरी खुद की कैपिटल है 5 लाख रुपए की, मेरे पास खुद के रिजर्व एंड सरप्लसेस है 1 लाख रुपए के, और मेरी फिक्स असेट्स है 6 लाख रुपए की। होगी मेरी बैलेंस शीट में 6 लाख और 6 लाख। एक ये पीएनएल आपका है, आपने ना 1.5 लाख कमाए मुझसे ज्यादा। आपने कितने कमाए? 1.5 लाख कमाए, मुझसे ज्यादा पैसा कमाया आपने। आपकी बैलेंस शीट में पोजीशन देख, मैं सेम रखूंगा, फिक्स है 6 लाख, मेरी भी कितनी है? 6 लाख। लेकिन अब सुनना, कैपिटल 2 लाख, आपका रिजर्व कितना? 1 लाख, और बैंक लोन 3 लाख। तो पोजीशन आपकी बढ़िया कि मेरी बढ़िया? प्रॉफिट तो आपका ज्यादा है, प्रॉफिट तो आपका ज्यादा है। लेकिन मुझे पता है कि अभी प्रॉफिट आपका ज्यादा है, क्योंकि हो सकता है आपने लोन लिया, थोड़ा पैसा लगाया, प्रॉफिट ज्यादा कमा लिया, लेकिन धीरे धीरे अभी लोन की किस्तें आने वाली है, इंटरेस्ट आने वाला है, लोन का रिपेमेंट करना पड़ेगा। मेरे यहाँ थोड़ी मेरी पोजीशन अच्छी है, मेरी पोजीशन थोड़ी अच्छी है क्योंकि मेरे पास खुद का पैसा है। इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करना, लेकिन आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा। तो अगर जब तक ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करोगे, आपको नहीं पता चल सकेगा कि आप रियल में क्या कमा रहे हो। और एक और सिंपल सी बात मुझे ये बता दो, मैं 2 खर्चे की बात करता हूं। मैंने एक बढ़िया सा एक मैनेजर को पकड़ा। मैंने कहा मैनेजर हमारे यहाँ काम करोगे क्या? बोला क्या सैलरी है? मैंने कहा 10 लाख 12 लाख लेते हैं, 12 महीने के 12 लाख। मैंने कहा तेरी सैलरी 12 लाख रुपए, बहुत बढ़िया अमाउंट है। बोला कैपिटल के रेवेन्यू? मैंने कहा रेवेन्यू होगी 12 लाख की, चाहे 12 करोड़ होते तो भी रेवेन्यू होती। अब सुनना, मैं एक मशीन और खरीद के लाया और वो 12 लाख की खरीद के लाया। कितनी खरीद के लाया? 12 लाख। आपके इस साल में 24 लाख खर्च हुए ना। 12 लाख तो उसको मैनेजर को देने के, और 12 लाख किस पे? मशीन के। ये पीएनएल में कितना दिखाते हो आप? 12 लाख। 24 लाख नहीं दिखाते। 12 लाख कहां दिखाया? बैलेंस शीट पे। और क्यों दिखाया? आप ये तो चाहते हो कि क्यों दिखाया सर, आप उसको करते इसमें थे। इसके बेनिफिट क्या 1 साल मिलेंगे क्या? अभी मशीन कितने साल चलेगी? मैं लाइफ लेता हूं फॉर एग्जाम्पल, 12 साल चलेगी, तो 12 लाख को कितने साल में राइट ऑफ करूंगा? 12 साल। हाँ अब बोलो ना, इसका जो 1 लाख का डेप्रिसिएशन वो कहां दिखाओगे? बैलेंस शीट, वो पीएनएल में। तो 12 लाख दिखाऊंगा, कितनी बचेगी वो? सॉरी 1 लाख डेप्रिसिएशन दिखाऊंगा, कितने बचेगी? 11 लाख की। अगले साल फिर 1 लाख दिखाऊंगा, कितनी बचेगी? 10 लाख की। फिर 1 लाख दिखाऊंगा, कितनी बचेगी? 9 लाख की। लेकिन वो 12 साल तक चलेगी, तो 12 साल तक अपने बेनिफिट देगी। तो जो खर्चा जिस ईयर का है ना, उस ईयर में बुक करना पड़ेगा। अब मशीन, आप ये बोलते मुझे कि सर मशीन 1 साल ही चलेगी, तो मशीन 1 साल चलेगी तो फिर मैं 100% रेवेन्यू लिखता उसको। लेकिन मशीन की लाइफ क्या होती है? 1 साल से ज्यादा होती है। इसलिए मेरे को कैपिटल और रेवेन्यू में तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपका ना तो बैलेंस शीट बन पाएगी,
ना आपके ट्रेडिंग और पीएनएल सच ट्रू प्रॉफिट को बता पाएंगे। पहले के जमाने में अगर मैं इतनी बात करूं ना आपकी कि ऐसे लिख लो तो कभी प्रॉफिट और लॉस सही दिखाई नहीं पाएंगे अपना। आपको ये तो बताना पड़ेगा ना कि सर इस साल में क्या किया आपने। चलो मैं एक और छोटा सा एग्जांपल पूछूं आपसे। आप ये बताओ मुझे, मान लो आप मेरे पीएनएल चेक करने आए, मेरा ट्रेडिंग और पीएनएल चेक करने आया। सिंपल सी लैंग्वेज में पूछता हूं आपसे, बहुत सिंपल सा। मेरे 10 लाख की सेल्स थी और मेरा नेट प्रॉफिट है ना वो 20% था। 10 लाख का 20% मतलब 2 लाख का नेट प्रॉफिट। आप अगले साल मेरी ऑडिट करने आए और मेरी रेवेन्यू पिछले साल से डबल है, 10 लाख की 20 लाख। आप मेरा प्रॉफिट कितना एक्सपेक्ट करोगे? अगर मैं कहूं कि मैंने 10 लाख में 2 लाख कमाए थे तो 20 लाख में मेरे को कितना कमाना चाहिए? लगभग 4 लाख कमाने चाहिए। कैसा ये तो कमानी चाहिए आपको। जब आपने डबल सेल्स कर दी तो आपका रेवेन्यू जस्ट डबल से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। वैसे तो अगर सोचे तो डबल से थोड़ा ज्यादा, लेकिन एसटी डबल तो मानने आपको सब ये तो होना 4 लाख होना ही चाहिए। आपने देखा तो मेरे यहाँ तो 3 लाख का है, मेरा प्रॉफिट कितने का है? 3 लाख का। आपने सर ये तो कुछ गलत कर दिया आपने। मैंने कहा क्यों? बोला 10 लाख पर 2 लाख कमा रहे थे और 20 लाख पर 3 लाख कमा रहे हो, ये तो कैसे पॉसिबल है? माल ज्यादा बेचा है आपने, मेहनत ज्यादा की आपने ज्यादा जोश से काम किया, एफिशिएंसी लगाई है, फिर आपका प्रॉफिट पहले से कम कैसे हो गया? क्या ये पॉसिबल तो है? क्या पॉसिबल तो है। अब इस बार क्या किया, हमारे जयपुर में एक आईपीएल का मैच हुआ और मैंने क्या किया, वहां पे एक एडवर्टाइजमेंट करवा दिया। क्या करवा दिया? एडवर्टाइजमेंट। और मेरे को पता है आईपीएल सब देखते हैं। मेरा एडवर्टाइजमेंट आईपीएल वालों ने कहा कि वैसे तो आप खंबे 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 पे पोस्टर लगवा रहे हो अपने, क्या कर रहे हो? खंभों पे अखबार में दे रहे हो, खर्चा कितना होता है? मैंने कहा 50,000 रुपए साल का। बोले यहाँ 5 लाख रुपए लगेंगे। कितना लगेगा? 5 लाख लगेगा, 3 लाख लगेगा, 1 लाख लगेगा। मतलब यहाँ कहाँ मेरे 20-25 हजार लग रहे हैं और कहाँ उन्होंने सीधा मेरे से 2-2.5 लाख रुपए मांग लिए। लेकिन मुझे ये खर्चा करना जरूरी था। तो आज मैं अगर ये एडवर्टाइजमेंट का खर्चा करने जा रहा हूं तो इसको कहीं ना कहीं उद्देश्य क्या है कि मुझसे इनकम जनरेट होगी, लेकिन हाँ अब भी नहीं होगी। इसके फायदे मेरे को कई सालों तक मिलेंगे। जब मैं इनकम की बात करूंगा ना, मैं इसी एग्जाम्पल वापस आऊंगा। लेकिन बताओ इसके फायदे 1 साल के थोड़ी होंगे, इसके फायदे अगले। अब आप कहना कि सर अगले साल आपका फिर से हम पीएनएल चेक करने आ रहे हैं, ट्रेडिंग पीएनएल। 10 लाख पे 2 लाख कमाए थे, 20 पे कितने कमाए थे? मात्र 3। अगले साल तीसरे साल में लगभग मैं सोचूं कि 10 लाख से सेल्स अगर 20 लाख की हुई थी तो 20 से आप 30 कर सकते थे, 40 कर सकते थे। मेरी सेल्स आपको 50 लाख दिखाई दी। कितनी दिखाई दी? 50 लाख। आपने कहा सर देख लेते हैं कैलकुलेशन करके कि 20%, 50 लाख का 20% आपको 10 लाख कमाना चाहिए था। मेरा प्रॉफिट आपको दिखाई देगा 13 लाख रुपए। अब मेरे को बेनिफिट मिले ना। अब मेरे को और खर्चे क्या करने पड़ेंगे? कम करने पड़ेंगे, क्योंकि अब लोगों में मेरी क्या हो गई? पहचान होगी। वो एक बार खर्चा किया था, उसके बेनिफिट मेरे को कई सालों तक मिलते रहेंगे। तो अपन को 100% ये कैपिटल रेवेन्यू को अलग अलग करना तो पड़ेगा, नहीं तो हमारा सही ट्रू और फेयर कभी पिक्चर प्रेजेंट नहीं हो पाएगी। क्लियर है बात? चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन। आओ मेरे को पूछा गया द इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेज फॉर ए न्यू मशीनरी विल बी डेबिटेड टू। क्वेश्चन तो ये है, अगर आपने, हिंदी बोलता हूं, एक नई मशीनरी की स्थापना व्यय को डेबिट किया जाएगा। पहला ऑप्शन है केस अकाउंट में, पीएनएल अकाउंट में, मशीनरी अकाउंट में, कि इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस अकाउंट में। मशीनरी अकाउंट में ऊपर इंस्टॉलेशन लिखा हुआ आता है। स्टूडेंट कहता है इंस्टॉलेशन किसके लिए किया था? मशीन के इंस्टॉलेशन के लिए। तो 100% मशीन अकाउंट में ही डेबिट। ये कभी इंस्टॉलेशन एक्सपेंस नहीं लगेगा भाई, ये मशीन का अकाउंट में ही डेबिट जाएगा, कि मशीन का ही खर्चा ही है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन मैं पूछता हूं, आप बताना मुझे। ये सारी फाइल आपको एग्जीटी दी जाएगी, ये क्वेश्चन आप ही के लिए होंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर आज रिलेटेड विथ, कैपिटल एक्सपेंडिचर किससे रिलेटेड होते हैं? बैलेंस शीट से, ट्रेडिंग अकाउंट से, पीएनएल अकाउंट से, कि ट्रायल बैलेंस से? कैपिटल एक्सपेंडिचर किससे रिलेटेड होते हैं? बैलेंस शीट से, पीएनएल से, ट्रेडिंग से, कि ट्रायल बैलेंस से? बैलेंस शीट से। अभी होता है मैंने फिक्स एसेट्स कहां आती है? बैलेंस। और ये होता है बैलेंस शीट में भी असेट्स की लायबिलिटीज, तो भी आंसर क्या होता है? असेट्स। कई क्वेश्चन तो बहुत इजी आते हैं, बस थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा इनको। चलो एक क्वेश्चन और अच्छा पूछता हूं मैं आपसे। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप ही बोलोगे इसमें ना।
नहीं कुछ आए हुए, कुछ नहीं भी आए हुए, ये तो अपने प्रैक्टिस के लिए भी डाले, सारे नहीं आए हुए। पेपर ही कितना कम हुआ है आपके। मैंने कहा ए अमाउंट पेड टू टेकिंग ए लाइसेंस बाय ए लिक्वर डीलर, जो शराब विक्रेता द्वारा लाइसेंस प्राप्त करने के लिए किया गया वे है। क्या ये रेवेन्यू है कि कैपिटल है कि कैपिटल डेफर, वो तो भी बताया नहीं, रेवेन्यू है कैपिटल है, क्योंकि किसमें आएगा ये, इंटेंजिबल असेट्स के लिए। जो मैंने आपको बताया था कि आपको लाइसेंस लेना पड़े, किसी का कॉपीराइट लेना पड़े, ट्रेडमार्क लेना पड़े, किसी को रनिंग बिजनेस को खरीद लो आप तो गुडविल का पेमेंट करना पड़े, ये सब क्या होते हैं हमारे कैपिटल नेचर के खर्चे। चलो बोलो यहां तक कोई दिक्कत है भी। कल अपन थोड़ा सा और एडवर्टाइजमेंट की कुछ क्वेश्चन की बातें करेंगे, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके एग्जाम में। चलो एक वैसे बता दूं नॉर्मल, एक नया मैंने ये कैलकुलेटर बनाता ही था, कैलकुलेटर बनाने की मशीन लेके आया, कैलकुलेटर बनाने स्टार्ट कर दिया, बेचना स्टार्ट कर दिया। कैलकुलेटर खरीदने की मशीन क्या हो गई, कैपिटल नेचर का। कैलकुलेटर बनाने का खर्चा रेवेन्यू नेचर का। ये तो गुड से मेरे लिए, इसको बना रहा हूं तो क्या हो रहा है रेवेन्यू, लेकिन मशीन जो खरीदी थी वो क्या था मेरा कैपिटल नेचर का। मैंने क्या किया, अब ये कंपनी मेरे पास मान लो ओरपेट की थी, मैंने कहा यार इसका एडवर्टाइजमेंट किया जाए, तो मैंने अखबारों में विज्ञापन लगवा दिया। एडवर्टाइजमेंट कराने के पीछे उद्देश्य क्या था कि मेरी सेल्स थोड़ी बढ़ जाए, मुझे इनकम होना स्टार्ट हो जाए। ये क्या हो गई रेवेन्यू, क्या होगी रेवेन्यू। अगर मैं आपको ये कहूं कि ये मशीन है ना, एक कैलकुलेटर अलग टाइप का और बनाना स्टार्ट करेगी, ये कैलकुलेटर, या इसी मशीन से मैं ये कहूं कि कैलकुलेटर से मार्कर और बनाना स्टार्ट करेगी, लेकिन उसका अभी तक एडवर्टाइजमेंट नहीं है मेरा, उसका अभी तक इसका कोई एडवर्टाइजमेंट है नहीं। और मैंने सोचा ऐसा इसका एडवर्टाइजमेंट करना तो बहुत जरूरी है। इस प्रोडक्ट को तो लोग जानने लगे, इस पे तो छोटा मोटा एडवर्टाइजमेंट करते हैं काम चल जाता है रेवेन्यू नेचर का, लेकिन इसका एडवर्टाइजमेंट इसको तो पहचानता ही नहीं है, इसका एडवर्टाइजमेंट तो करना पड़ेगा, और एक बार मोटा एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, एक बार इसका बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट, उसके बाद से एडवर्टाइजमेंट को क्या कर देना, धीरे कर देना। मैंने किसी टीम को बुलाया, उसने कहा पहला एडवर्टाइजमेंट तो सेकंडों के पैसे लगते हैं, और कर तो देंगे 10 लाख का खर्चा आएगा। कितना खर्चा आएगा, 10 लाख का। मैंने कहा बाद में 1 लाख का खर्चा आएगा हर साल। अब मैं इस नए प्रोडक्ट को लोगों के सामने लाना चाहता हूं, और कितना खर्चा करूंगा, 10 लाख रुपए का खर्चा करूंगा, और अगले साल से ये कितना होगा, केवल 1 लाख रुपए खर्चा होगा। तो बताओ इस शुरू में अगर नया इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए जो खर्चा किया गया, 100% क्या हुआ, कैपिटल नेचर का। फिर हर साल जो इस एडवर्टाइजमेंट का खर्चा किया जाएगा वो रेवेन्यू नेचर का। शुरू में इस प्रोडक्ट की रेवेन्यू तो जनरेट करनी थी, लेकिन वो हर साल जो करूंगा उससे तो रेवेन्यू बढ़ेगी मेरी। इसको लोगों तक पहुंचाऊं तो सही, पता तो करूं कि ये प्रोडक्ट है मेरे पास, उस पर जो खर्चा कर दिया वो तो इसको अभी तक यूज करने के लिए मैं तैयार करूंगा, लोग उसको खरीदना स्टार्ट करेंगे, उस पर जो खर्चा करूंगा वो क्या होगा, फिर मेरा कैपिटल नेचर का खर्चा। कल मैं बात करूंगा एडवर्टाइजमेंट में पूरा, अभी तो छोटा सा मैंने बता दिया। कल एडवर्टाइजमेंट का डेफर्ड रेवेन्यू बात करेंगे अभी तक तो, कि डेफर्ड क्या होते हैं। अभी आपके जो ये पेपर हुआ था आपका लास्ट, उसमें डेफर्ड रेवेन्यू का क्वेश्चन था। और अभी हाँ एक और बताऊं, आपका जो कैपिटल बजटिंग का चैप्टर है उसके 3 क्वेश्चन मिले थे पिछले अटेम्प्ट में आपको। कैपिटल बजटिंग जो चैप्टर है आपका, उसमें 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम मिले थे। तो पहले मैं 1-2 बेसिक क्लास पहले अपन कंप्लीट करेंगे अपनी, उसके बाद देखो आप सब लगभग एमकॉम करे हुए हो, तो अपन बिल्कुल ये करें कि साहब मैं पूरा 11th के पीछे भागता रहूं लगातार महीने भर तक, तो मैं तो कह रहा हूं पहले वो चीजें पढ़ी जाए जो एग्जाम में डायरेक्ट आती है। अब जैसे कैपिटल बजटिंग चैप्टर अपने आप में 2-2, 3-3 क्वेश्चन देता है, 3 क्वेश्चन दिया, वर्किंग कैपिटल 2-2, 3-3 क्वेश्चन देता है, तो उन चैप्टरों पे फोकस करें ना अपन शुरू से जनरल, फिर लेजर, फिर ट्रायल बेस पढ़ना सीक्वेंस से सही है, कोई गलत नहीं है, लेकिन मैं तो कह रहा हूं पहले 20 में वो चैप्टर भी उठाऊंगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं पहले उनपे थोड़ा देख रहा हूं, एक बार हो जाए दोबारा फिर अपन क्या करें उसकी प्रैक्टिस कर ले। वो 2-2, 3-3 क्वेश्चन खुद अकेला एक चैप्टर दे रहा है हमारे को। तो अब जैसे पार्टनरशिप पूरी पढ़ेंगे अपन, पार्टनरशिप तो पूरी बुक है आपके पास, क्वेश्चन कितने मिलेंगे, वही 2-3। कैपिटल बजटिंग अपने आप में चैप्टर कितना है, एक, कितने क्वेश्चन देगा, वो भी 2-3 दे रहा है। तो कैपिटल बजटिंग में फोकस ज्यादा कर लेना, करनी पार्टनरशिप में भी है मुझे, लेकिन पहले मैं किस पे फोकस कर लूं, कैपिटल बजटिंग में। इसको तो नहीं छोड़ू मैं किसी का, ठीक है। तो अपन कंटिन्यू करेंगे इसको ना, ओके।